अब आ जाएगा बच्चे वॉइस, वीडियो ऑडियो दोनों आ जाएंगे। अब आ रहे हैं? ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चों, हमने लास्ट क्लास में बात की थी अर्ली एक्सपेरिमेंट्स के बारे में, और अर्ली एक्सपेरिमेंट के बाद में हमने डिस्कस किया था कि फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस कहाँ रन होता है। तो हमने ये देखा था कि क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट का जो इनर चेंबर है, उस इनर चेंबर के अंदर क्लियर कट लेबर ऑफ डिवीजन प्रेजेंट रहता है। क्लियर कट ऑफ लेबर ऑफ डिवीजन का मतलब क्या है कि हम इस इनर चेंबर को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक मेम्ब्रेनियस पार्ट है जिसको हम बोलते हैं ग्रेना, और दूसरा फ्लूइड पार्ट है जिसको बोलते हैं स्ट्रोमा। फिर उसके बाद में जो अगला पॉइंट आता है वो आता है अलाइनमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अलाइनमेंट मतलब क्या है बच्चों? हम जानते हैं कि क्लोरोप्लास्ट जो मिलते हैं वो लीफ के अंदर मैक्सिमम मिलेंगी, और लीफ के अंदर जो सेल्स होती है मीजोफिल सेल, उनके अंदर मैक्सिमम मिलेंगी। तो मीजोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट का हम अरेंजमेंट देखेंगे। वो अरेंजमेंट डिपेंड करता है लाइट वेवलेंथ के ऊपर। अगर हाई लाइट वेवलेंथ आ रही है, हाई लाइट इंटेंसिटी आ रही है, तो फिर क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो पिगमेंट है क्लोरोफिल, उसके ऑक्सीडेशन होने के चांसेस होते हैं। जब ऑक्सीडेशन होने के चांसेस बन जाते हैं तो फिर ये क्लोरोप्लास्ट इंसिडेंट जो लाइट है उसके हो जाएंगे पैरेलल। कैसे हो जाएंगे? पैरेलल। पैरेलल क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इनके इनसाइड प्रेजेंट जो ग्रीन कलर का सब्सटेंस है क्लोरोफिल, उसको बच्चे प्रोटेक्शन देना है। अगर हाई लाइट इंटेंसिटी आ रही है और उस लाइट इंटेंसिटी के परपेंडिकुलर हो जाए तो फिर लाइट इंटेंसिटी ज्यादा जाएगी, तो फिर बच्चे क्लोरोफिल पिगमेंट्स का हो जाएगा ऑक्सीडेशन। अगर क्लोरोफिल पिगमेंट्स का ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो फिर आगे हम फोटोसिंथेसिस को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब भी हाई लाइट इंटेंसिटी आती है तो हाई लाइट इंटेंसिटी आने पर क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट जो हमने लाइट अप्लाई की है उसके हो जाते हैं पैरेलल। तो हाई लाइट इंटेंसिटी की सबसे पहले बात करें। हाई लाइट इंटेंसिटी आने पर बच्चे ये आपके सामने मैंने मीजोफिल सेल रखी है, और इस मीजोफिल सेल के अंदर जितने भी क्लोरोप्लास्ट हैं वो क्लोरोप्लास्ट इंसिडेंट लाइट के क्या हो जाएंगे बच्चे? पैरेलल। और जब पैरेलल हो रहे हैं तो इस फिनोमिना को बोला जाता है बच्चे पैरास्ट्रोफी। क्या बोला जाता है? पैरास्ट्रोफी। तो पैरास्ट्रोफी कंडीशन कब बनेगी? जब बच्चे हाईलाइट इंटेंसिटी आएगी मीजोफिल सेल के ऊपर, तब। ये सेल कौन सी है? मीजोफिल। फिर उसके बाद में हम बोल रहे हैं कि लो लाइट इंटेंसिटी हम दे रहे हैं। अगर लो लाइट इंटेंसिटी अप्लाई करेंगे तब क्या होगा बच्चों? लो लाइट इंटेंसिटी जाएगी तो क्लोरोप्लास्ट के ऊपर लाइट जाएगी कम। अगर कम जाएगी तो फोटोसिंथेसिस की रेट भी क्या रहेगी? लो। तो फिर फोटोसिंथेसिस को प्रॉपर रन करने के लिए जो क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट इंसिडेंट लाइट के बच्चे हो जाते हैं परपेंडिकुलर। कैसे हो जाएंगे? परपेंडिकुलर। और जब भी इंसिडेंट लाइट के परपेंडिकुलर आ जाते हैं क्लोरोप्लास्ट तो इस फिनोमिना को बोला जाता है बच्चे एपिस्ट्रोफी। क्या बोला जाता है? एपिस्ट्रोफी। अगर हम बोले जो इंसिडेंट लाइट है वो है मॉडरेट। कैसी है? मॉडरेट। अगर मॉडरेट लाइट इंटेंसिटी अप्लाई कर रहे हैं तो मॉडरेट लाइट इंटेंसिटी अप्लाई करने पर क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, और जो क्लोरोप्लास्ट सेल के अंदर जहां है वहीं पे मिलेंगे। अगर जहां है वहीं मिलेंगे तो कैसी कंडीशन है? रेंडम। कैसी मिलेगी? रेंडम। और अगर मेसोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट रेंडम है तो इस फिनोमिना को बोला जाता है एपोस्ट्रोफी। क्या बोला जाता है? एपोस्ट्रोफी। आप बोलोगे सर ये क्या कहीं पे एनसीईआरटी में दी हुए हैं? एनसीईआरटी के अंदर थ्योरी की फॉर्म में नहीं दिया गया है, ये एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चंस की फॉर्म में पूछा गया है। एनसीईआरटी के अंदर आपको एक क्वेश्चन पूछेगा
और बोलेगा कि अगर हाईलाइट इंटेंसिटी आए तो हाईलाइट इंटेंसिटी आने पर क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट इंसिडेंट लाइट के कैसे रहेंगे, पैरेलल। दूसरे में पूछा गया है अगर लो लाइट इंटेंसिटी अप्लाई की जाए तो क्लोरोप्लास्ट का अरेंजमेंट कैसा रहेगा मेसोफिल सेल के अंदर, परपेंडिकुलर। ठीक है जी। जब ये दो क्वेश्चन पूछे गए तो ये आपके सामने अलाइनमेंट रखा गया है। ठीक है जी। अरे बोलो आगे। उसके बाद में अगला पॉइंट आता है, हाउ मेनी पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर कौन कौन से पिगमेंट्स और कितने पिगमेंट्स है वो इन्वॉल्व होते हैं। हम बच्चों जो फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं वो हायर प्लांट्स का पढ़ रहे हैं। कौन से का? हायर प्लांट्स का। और हायर प्लांट्स में जब फोटोसिंथेसिस होता है तो जो पिगमेंट यूज में आते हैं वो मोस्टली अगर देखा जाए तो 3 पिगमेंट यूज में आते हैं। कौन कौन से? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनॉइड्स। कौन कौन सा बोल रहा हूं? क्लोरोफिल बी ए, क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स के भी 2 टाइप होते हैं, एक होता है कैरोटीन और दूसरा होता है जेंथोफिल। तो हम अगर डिटेल में बोलना चाहें तो ये बोल सकते हैं क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन एंड जेंथोफिल, ये सारे पिगमेंट हायर प्लांट्स के फोटोसिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व होंगे। अब इन पिगमेंट्स के बारे में हमें डिटेल में जानना है। अगर डिटेल में जानना है तो एक एक करके इन पिगमेंट के बारे में समझते हैं। पिगमेंट के अंदर आप लोगों को क्या इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चे, इनका कलर कैसा होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा इनके फॉर्मूले क्या है, जो जो मैं फॉर्मूला बताऊं वो आपको लर्न करना है। इसके अलावा क्लोरोफिल के बारे में जितने भी आपको इंफॉर्मेशन दी जाए वो सारी की सारी क्या है, इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। चलो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं पिगमेंट्स के बारे में। हटा दूं? पिगमेंट देखेंगे तो बच्चों 2 टाइप के पिगमेंट अपने सामने निकल के आते हैं। एक तो है क्लोरोफिल और दूसरा पिगमेंट है वो है कैरोटीनॉइड्स। कौन सा है? कैरोटीनॉइड्स। क्लोरोफिल और क्लोरोफिल पिगमेंट का अगर कलर देखा जाए तो कलर होता है बच्चे ग्रीन कलर का। कौन से कलर का होता है? ग्रीन कलर का। उसके बाद में अगर कैरोटीनॉइड्स का कलर देखा जाए तो इनका कलर होता है येलो टू येलो ऑरेंज। कैसा रहेगा? येलो टू येलो ऑरेंज। तो बच्चे कैरोटीनॉइड्स का कलर कैसा होता है? येलो टू येलो ऑरेंज। और क्लोरोफिल का कलर कैसा रहता है? ग्रीन। अच्छा बैटरी गई, मास्क हटा दो। अब आ रही है सही आवाज? एडवाइस देखो, जब हम बच्चे पिगमेंट्स की कलर की बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन ये बनता है कि पिगमेंट्स का कलर है उसको आइडेंटिफाइड कैसे किया जाता है कि कौन से पिगमेंट का क्या कलर है। बच्चों कलर है, उस कलर को आइडेंटिफाइड करने के लिए एक टेक्निक का यूज किया जाता है। उस टेक्निक का नाम है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी के भी बहुत सारे टाइप हैं, उनमें से जिस टेक्निक का यूज करते हैं उसका नाम है पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी में क्या किया जाता है वो आपको बता रहा हूँ रफली। पेपर क्रोमेटोग्राफी में एक स्पेसिफिक पेपर होता है, उसको एक फिक्स साइज के अंदर कट किया जाता है। फिर बच्चों हमें जिस भी सब्सटेंस का कलर आइडेंटिफाइड करना है उसका उसके ऊपर लगा देते हैं स्पॉट। क्या लगा देते हैं? स्पॉट। स्पॉट लगाने के बाद में
फिर एक सॉल्वेंट के अंदर उसको डिप किया जाता है। डिप करने का मतलब नहीं है कि पूरा ही डिप कर दिया, थोड़ा सा पार्ट उसका डिप किया जाता है। फिर अपने आप वो सॉल्वेंट उस पेपर के अंदर रन होता है। जब वो सॉल्वेंट अप टू 90% अगर रन हो जाता है तो फिर उस पेपर को बाहर निकालते और ड्राई करते। ड्राई करने के बाद में एक और स्प्रे होता है, उसको और एक सॉल्वेंट होता है, उसको स्प्रे किया जाता है। जब स्प्रे करके फिर से ड्राई करते हैं तो बच्चों जो पेपर होता है उस पेपर के ऊपर एक स्पेसिफिक कलर आता है। वो कलर जिस भी आप सब्सटेंस का कलर आइडेंटिफाइड करने जा रहे हो उसका होता है। अगर उसका होता है तो जो पिगमेंट्स है उन पिगमेंट्स का भी कलर पता लगाने के लिए कौन सी टेक्निक का यूज किया जाता है, पेपर क्रोमेटोग्राफी। और जिस पेपर के ऊपर बच्चों पिगमेंट्स का कलर आता है उस रिजल्ट को बोला जाता है क्रोमेटोग्राम। क्या बोला जाता है? क्रोमेटोग्राम। अगर हम क्लोरोफिल पिगमेंट्स का क्रोमेटोग्राम देखेंगे तो क्रोमेटोग्राम पर कलर कैसा रहेगा? ग्रीन। और अगर कैरोटीनॉइड्स का क्रोमेटोग्राम देखेंगे तो उसका रिजल्ट कैसा रहेगा? येलो टू येलो ऑरेंज। ठीक है जी बच्चे, क्लोरोफिल पिगमेंट की अगर सोल्यूबिलिटी देखी जाए तो ये सोल्यूबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। तो मैं बोलूंगा सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अगर ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूबल होते हैं तो आप मुझे बताइए कि वाटर के अंदर सोल्यूबल होंगे? नहीं। यानी क्लोरोफिल वाटर के अंदर होते हैं इनसोल्यूबल और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर होते हैं सोल्यूबल। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे फॉर एग्जांपल बेंजीन नाम सुना है, क्लोरोफॉर्म नाम सुना है, ईथर, ये सब क्या है बच्चे? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। इन सॉल्वेंट के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट रहता है सोल्यूबल। अगर हम कैरोटीनॉइड्स की बात करें तो ये कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट भी सोल्यूबल होता है बच्चे किसके अंदर? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर। अगर ये भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूबल होता है तो हम बोलेंगे कैरोटीनॉइड्स की भी नेचर कैसी होती है? फेट। और बच्चों क्लोरोफिल की भी नेचर कैसी रहती है? फेट। यानी बोथ आर फेट सोल्यूबल पिगमेंट। अगर फेट सोल्यूबल पिगमेंट है तो बताइए वाटर के अंदर सोल्यूबल होंगे इनसोल्यूबल? इनसोल्यूबल। तो फिर ये सोल्यूबल किसके अंदर होंगे? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। अरे ठीक है। अब बच्चों क्लोरोफिल के बहुत सारे टाइप हैं। उन टाइप्स के बारे में एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहला जो टाइप है वो अपने सामने निकल के आता है क्लोरोफिल ए। कौन सा आता है? क्लोरोफिल ए। अगर क्लोरोफिल ए का क्रोमेटोग्राम देखा जाए तो इसका कलर रहता है बच्चे ब्लूइश ग्रीन। कैसा रहता है? ब्लूइश ग्रीन, या फिर होगा ब्राइट ग्रीन। ब्राइट ग्रीन या फिर ब्लूइश ग्रीन कलर रहेगा क्रोमेटोग्राम पे, तो कौन होगा? क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए को बोला जाता है बच्चे यूनिवर्सल पिगमेंट। कौन सा बोला जाता है? यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। सॉरी, क्या बोला जाएगा? यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। इसको यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्यों बोला गया? इस अर्थ के ऊपर जितने भी ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करने वाले, ध्यान से सुनते जाइए पॉइंट, इस अर्थ के ऊपर जितने भी ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस रन करने वाले उनके अंदर बच्चों आप लोगों को क्लोरोफिल ए मिलेगा ही मिलेगा। अगर नॉन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करने वाले तो उनके अंदर क्लोरोफिल ए नहीं मिलेगा। नॉन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस जो करने वाले ऑर्गेनिज्म है उनके नाम में बच्चों आपको अंगुलियों पे गिना सकता हूं। कौन कौन से? पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया, खत्म। मतलब ये 3 ऐसे आप लोगों को ग्रुप मिलेंगे जिनके अंदर नॉन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस होता है। बाकी जितने भी फोटोसिंथेसिस रन करने वाले उनके अंदर बच्चों जब भी फोटोसिंथेसिस होगा तो फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग ऑक्सीजन को लिबरेट किया जाएगा, मतलब ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस रन होगा। अब मुझे बताओ इस अर्थ के ऊपर ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करने वाले ऑर्गेनिज्म के नंबर ज्यादा या नॉन ऑक्सीजनिक? ऑक्सीजनिक। और ऑक्सीजनिक जो भी फोटोसिंथेसिस करता है उसके अंदर क्लोरोफिल ए मिलता है। तो बताइए क्लोरोफिल ए को यूनिवर्सल बोला जाना चाहिए या नहीं? बोला जाना चाहिए। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। बच्चों इसको बोला जाता है मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। ये मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्यों बोला जाता है? मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इसलिए बोला जाता है कि जब भी फोटोसिंथेसिस हो, फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होता है तो बच्चों फोटोसिंथेसिस को स्टार्ट करने वाला पिगमेंट कौन सा है? क्लोरोफिल ए। यानी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन को जो स्टार्ट करेगा पिगमेंट वो कौन सा होगा? क्लोरोफिल ए। अगर बच्चों क्लोरोफिल ए नहीं हो तो क्या फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन स्टार्ट हो पाएगी? नहीं। इसलिए बोला जाता है कि मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन सा है? क्लोरोफिल ए। इसके अलावा
बच्चों इसको बोला जाता है मोस्ट अबेंडेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। क्या बोला जाता है? मोस्ट अबेंडेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो समझा रहा हूं, सुनो। इस अर्थ के ऊपर ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करने वाले ऑर्गेनिजम्स के नंबर क्या है? ज्यादा। अगर ज्यादा है तो उनके अंदर आप लोग जानते हो कौन सा पिगमेंट मिलेगा ही मिलेगा? क्लोरोफिल ए। तो बताओ मोस्ट अबेंडेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन सा होगा? क्लोरोफिल ए। समझ में तो आ रहा है? अगला पॉइंट बच्चों, ये क्लोरोफिल ए, इस क्लोरोफिल ए का सिंथेसिस कैसे होता है? तो नेक्स्ट पॉइंट आता है सिंथेसिस। सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल ए, ये पॉइंट समझते हैं। जब हम सिंथेसिस की बात करते हैं तो बच्चों इसका सिंथेसिस करने के लिए हमें 2 कंपाउंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। एक कंपाउंड है जिसका नाम है ग्लाइसिन। क्या नाम है? ग्लाइसिन। नाम सुना सुना लग रहा है क्या? ग्लाइसिन एक अमाइनो एसिड होता है और ये बच्चों सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है। कौन सा है? सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड। इस ग्लाइसिन के साथ में एक कंपाउंड रिएक्ट करता है जिसका नाम है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। क्या नाम बच्चे? सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। आप बोलोगे ग्लाइसिन, और ग्लाइसिन तो अमाइनो एसिड है, लेकिन ये सक्सिनाइल कोएंजाइम ए कहां से आता है? जब बच्चों रेस्पिरेशन चलता है तो रेस्पिरेशन एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है, कोई सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है। उसके अंदर मेनी स्टेप्स आती, और जो मेनी स्टेप्स रन होती है उनका एक इंटरमीडिएट क्या है? सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। यानी जब भी हम फूड का ब्रेकडाउन करते हैं तो फूड के ब्रेकडाउन के ड्यूरिंग एक इंटरमीडिएट फॉर्म होता है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। इस सक्सिनाइल कोएंजाइम ए को यूज में लिया जाता है और बच्चों ग्लाइसिन, उस ग्लाइसिन के साथ में इसको करवाया जाता है रिएक्ट। जब रिएक्ट करवाएंगे तो एक इंटरमीडिएट बनेगा जिसका नाम है प्रोटोक्लोरोफिल। क्या नाम है? प्रोटोक्लोरोफिल। बच्चों ये क्लोरोफिल सिंथेसाइज नहीं हुआ है, क्लोरोफिल से पहले जो बनने वाली कंडीशन है, कंपाउंड है, वो बना है और इसका नाम क्या है? प्रोटोक्लोरोफिल। अगर इस प्रोटोक्लोरोफिल के ऊपर लाइट आएगी, अगर इस प्रोटोक्लोरोफिल के ऊपर लाइट आएगी तो बच्चे 2 हाइड्रोजन को यूज मिलेगा और आगे ये कन्वर्ट हो जाएगा क्लोरोफिल के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? क्लोरोफिल में। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं इस प्रोटोक्लोरोफिल के ऊपर लाइट नहीं डालूं तो क्या क्लोरोफिल का सिंथेसिस हो पाएगा? तो हम बोलेंगे क्लोरोफिल सिंथेसिस के लिए लाइट होता है इसेंशियल। ये आप लोगों को पहले भी बताया था। कहां पे? वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट के अंदर, याद है क्या? वहां पे मैंने बोला था कि देखो हम ब्लैक पेपर से इस हाफ लीफ को कवर करें और जब हम ब्लैक पेपर को हटाते हैं तो इस लीफ का कलर कैसा हो जाता है? येलो। येलो होने का रीजन क्या है? इसके ऊपर लाइट नहीं आई, और लाइट नहीं आने से क्लोरोफिल का सिंथेसिस नहीं हुआ। अगर क्लोरोफिल का सिंथेसिस नहीं हुआ तो हम बोलेंगे कि क्लोरोफिल सिंथेसिस के लिए इसेंशियल है क्या? लाइट। ठीक है जी। अब अगला पॉइंट सुनो। जब यहां पर बच्चों ये सिंथेसिस करवाया जा रहा है तो कुछ मिनरल्स और मिनरल्स की भी रिक्वायरमेंट होती है। जो क्लोरोफिल सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड मिनरल्स हैं, उन मिनरल्स को आपको अच्छे से याद रखना है। फर्स्ट मिनरल है जिसका नाम क्या है? मैग्नीशियम। सेकंड मिनरल है जिसका नाम है नाइट्रोजन, और थर्ड है बच्चे आयरन। कौन कौन से बोलो जरा? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम एंड आयरन। अरे कौन कौन से हैं? यहां से क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया है कि क्लोरोफिल सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड मिनरल कौन कौन से बताओ? मैग्नीशियम, नाइट्रोजन एंड आयरन। अब बच्चों इनमें से जो क्लोरोफिल है उस क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर के अंदर मिलने वाले एलिमेंट्स कौन से? 2 एलिमेंट स्ट्रक्चर के अंदर मिलने वाले एलिमेंट है, एक तो मैग्नीशियम और दूसरा कौन सा है? नाइट्रोजन। अगर ये दोनों स्ट्रक्चर में मिलते हैं तो इनको बोल दिया जाएगा बच्चे स्ट्रक्चरल एलिमेंट। क्या बोल दिया जाएगा? स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ क्लोरोफिल। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ क्लोरोफिल? कौन कौन से होंगे? मैग्नीशियम एंड नाइट्रोजन। बच्चों ये आयरन है, ये आयरन सिंथेसिस के अंदर यूटिलाइज होता है। तो आपसे अगर पूछा जाए सिंथेसिस में यूटिलाइज होने वाला कौन सा है? आयरन। ठीक है जी। अब देखो यहां से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसी रिएक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कैसे? क्वेश्चन रख रहा हूं आपके सामने, आंसर देना। फर्स्ट, क्लोरोफिल प्रीकर्सर। क्लोरोफिलस, क्लोरोफिल का प्रीकर्सर क्या है? प्रोटोक्लोरोफिल। क्या है? प्रोटोक्लोरोफिल। यानी क्लोरोफिल सिंथेसिस के लिए पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा? प्रोटोक्लोरोफिल। अब इस प्रोटोक्लोरोफिल के ऊपर जब लाइट अप्लाई करेंगे तो फिर क्या बनेगा बच्चे? क्लोरोफिल। क्लियर है? क्लोरोफिल, क्लोरोफिल सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल, अरे बोलो रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल क्या है? ग्लाइसिन एंड सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। ठीक है ना?
क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, इसलिए मैं फिर से बोल रहा हूँ। क्लोरोफिलस क्लोरोफिल सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल क्या है? ग्लाइसिन एंड सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। मिनरल्स भी अच्छे से याद रखने, रख लोगे। अगला पॉइंट, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए की स्ट्रक्चर हम देखते हैं कि क्लोरोफिल ए की स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या मिलता है। ऑनलाइन वाले, अरे समझ में तो आ रहा है? ओके, हटा दूं ये। हम्म, स्ट्रक्चर। क्लोरोफिल ए की स्ट्रक्चर होती है बच्चे टेडपोल लाइक। कैसी होती है? टेडपोल लाइक। जब टेडपोल का नाम लिया तो एक पॉइंट तो क्लियर हो गया कि क्लोरोफिल एक ही स्ट्रक्चर के अंदर एक पार्ट तो रहेगा हेड और दूसरा रहेगा टेल। ठीक है, क्योंकि आप देखते हो टेडपोल को, तो टेडपोल के अंदर एक हेड होता है और दूसरा क्या होता है? टेल। बच्चों, जब हम क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर में देखेंगे तो इसके हेड पार्ट के अंदर प्रेजेंट रहता है मैग्नीशियम। क्या रहता है? मैग्नीशियम। ये मैग्नीशियम 4 पायरोल रिंग से अटैच रहता है। कितनी पायरोल रिंग से? 4 पायरोल रिंग से अटैच रहेगा। तो टोटल पायरोल रिंग के नंबर कितने रहेंगे? अरे बोलो। 4। तो मैंने बच्चे पायरोल रिंग को यहाँ पे नंबरिंग दी, इसको बोला फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड, और यहाँ पर कौन सी है? 4। अब बच्चों जो 4 पायरोल रिंग है, उस 4th पायरोल रिंग से कार्बन कार्बन की एक लॉन्ग चेन रिलीज होती है। जो कार्बन कार्बन की एक लॉन्ग चेन है, इसको बोला जाएगा बच्चे टेल। क्या बोला जाता है? टेल। और जो ये मैग्नीशियम और मैग्नीशियम 4 पायरोल रिंग से अटैच होके स्ट्रक्चर बना रहा है, इसको बोला जाता है बच्चे हेड। क्या बोला जाता है? हेड। अब हेड, उस हेड को बोला जाता है बच्चे पोरफायरिन हेड। क्या बोला जाता है? पोरफायरिन हेड। जो टेल है, उस टेल को बोला जाता है फाइटोल टेल। क्या बोला जाता है? फाइटोल टेल। ध्यान से सुनते जाएं पॉइंट्स। अगर हम पोरफायरिन हेड, उस पोरफायरिन हेड की साइज देखेंगे तो इसकी साइज होगी बच्चे 15x15 एंगस्ट्रॉम। अगर हम बच्चे फाइटोल टेल की साइज देखेंगे तो इसकी होगी 20 एंगस्ट्रॉम लॉन्ग। साइज क्या रहेगी? 20 एंगस्ट्रॉम लॉन्ग होगी। थिकनेस नहीं रहती है, क्या रहती है? लॉन्ग ही रहता है। इसके बाद में और देखेंगे तो जो हेड, उस हेड की नेचर देखेंगे तो ये होता है हाइड्रोफिलिक। कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक। बच्चों टेल होता है, वो होता है हाइड्रोफोबिक। कैसा होगा? हाइड्रोफोबिक। साथ में टेल एल्कोहलिक नेचर का होता है। कौन सी नेचर का होता है? एल्कोहलिक। बच्चों, जो हेड है, उस हेड के अंदर पायरोल रिंग के नंबर कितने बताऊं? अरे बोलो। सुबह सुबह कितने हैं? 4। 4 है तो क्या बोला जाए? ट्राई पायरोल या टेट्रा पायरोल? टेट्रा पायरोल। तो हेड, वो हेड क्या टेट्रा पायरोल रिंग रखता है? कौन सी रिंग रखता है? टेट्रा पायरोल। ठीक है जी। अब देखो, ये जो 4 की 4 टेट्रा पायरोल रिंग है, ये किससे अटैच है? मैग्नीशियम से। जब मैग्नीशियम से अटैच है तो बच्चे डिफरेंट टाइप के बॉन्ड फॉर्म कर रही है, अलग अलग टाइप के बॉन्ड फॉर्म करिए। और टोटल जो टाइप के बॉन्ड बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं? 2। एक तो बन रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड और दूसरा बन रहा है कोवेलेंट बॉन्ड। तो अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड के नंबर आपसे पूछे जाए तो कितने बनेंगे? 2। तो 2 तो कौन से बनते हैं बच्चे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और 2 ही कौन से बनते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड।
अरे समझ में तो आ रहा है क्या? अब देखो, जो ये बच्चों टेल है, उस टेल की नेचर कैसी होती है? हाइड्रोफोबिक। अरे कैसी होती है? हाइड्रोफोबिक। अगर हम इन पिगमेंट्स उन पिगमेंट्स की लोकेशन देखें तो कहां पे होगी? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर कहां? ग्रेना। ग्रेना के अंदर कहां? थाइलेकोइड। थाइलेकोइड में कहां? थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन, उस मेम्ब्रेन की नेचर देखेंगे तो मेम्ब्रेन के अंदर फॉस्फोलिपिड की सिंगल लेयर होगी या बाई लेयर? बाई लेयर। और बच्चों टेल को किया जाता है इनसाइड। तो क्या मेम्ब्रेन, उस मेम्ब्रेन के मिड में हाइड्रोफोबिक एनवायरनमेंट होता है हिली? अब इन पिगमेंट्स हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट्स को अगर थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में ग्रुप बनाना है तो ये क्लोरोफिल पिगमेंट की टेल है, वो टेल तो बच्चे मेम्ब्रेन के अंदर रहेगी एम्बेडेड, यानी टेल तो कहां रहेगी? मेम्ब्रेन में। और जो हेड है वो हेड कहां रहेगा? मेम्ब्रेन से बाहर। ठीक है जी, तो याद रखना है टेल, और टेल कहां रहेगी? थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में एम्बेडेड। और हेड कहां रहेगा? आउटसाइड द मेम्ब्रेन। हेलो, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट समझे तो क्लोरोफिल ए है। इस क्लोरोफिल ए के अंदर जो सेकंड पायरोल रिंग होती है, इस सेकंड पायरोल रिंग के थर्ड कार्बन के ऊपर बच्चों मिथाइल ग्रुप होता है। क्या होता है? मिथाइल ग्रुप। क्या CH3 को मिथाइल ग्रुप ही बोलते हैं? अरे बोलो। तो क्लोरोफिल ए है, इस क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला आपको याद करना है क्लोरोफिल ए का। जैसे जैसे बोल रहा हूं साथ में बोलते जाएं। C55 H72 O5 N4 Mg। यानी इसके अंदर कार्बन के नंबर कितने रहेंगे? 55, हाइड्रोजन 72, ऑक्सीजन 5, नाइट्रोजन 4 एंड मैग्नीशियम का क्या रहेगा? 1। अब देखो, जितनी पायरोल रिंग उतने ही नाइट्रोजन, जितनी पायरोल रिंग उतने ही नाइट्रोजन। पायरोल रिंग कितनी है? 4, तो नाइट्रोजन भी कितने होंगे? 4। ठीक है। और हेड के अंदर आपको मैंने बता दिया मैग्नीशियम के नंबर कितने रहेंगे? 1, यानी सिंगल मैग्नीशियम होगा। तो ये दो तो क्लियर है। अब उसके अलावा कार्बन के नंबर भी फिक्स याद रखने आपको, कितने होते हैं? 55। ठीक है जी। अब हमें ये तो क्लोरोफिल ए की स्ट्रक्चर देखिए, यानी ये फॉर्मूला किसका है? क्लोरोफिल ए का। और आपको मैंने बता दिया क्लोरोफिल ए यूनिवर्सल पिगमेंट है, सभी के अंदर मिलेगा, जो भी ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करेगा उसके अंदर। बच्चों क्लोरोफिल बी के बारे में भी बात करते हैं। जब हम क्लोरोफिल बी है, उस क्लोरोफिल बी का कलर देखें तो इसका कलर होता है बच्चे येलो ग्रीन। कैसा होगा? येलो ग्रीन। और क्लोरोफिल बी और क्लोरोफिल ए के अंदर स्ट्रक्चर में एक मेजर डिफरेंस रहता है। वो मेजर डिफरेंस क्या रहता है बच्चों? मेजर डिफरेंस है वो ही याद रखना है। क्लोरोफिल बी का अलग से फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, आपको क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला याद रखना है, अपने आप क्लोरोफिल बी का फॉर्मूला याद हो जाएगा। देखो क्लोरोफिल ए के अंदर सेकंड पायरोल रिंग के थर्ड कार्बन पे कौन सा ग्रुप होता है? मिथाइल। लेकिन क्लोरोफिल बी है, उस क्लोरोफिल बी के अंदर सेकंड पायरोल और सेकंड पायरोल पे थर्ड कार्बन के ऊपर बचे जो ग्रुप रहेगा वो कौन सा रहेगा? CHO, यानी एल्डिहाइड। कौन सा रहेगा? एल्डिहाइड। अब फॉर्मूला बनाओ, कार्बन है, उस कार्बन के नंबर में कोई चेंज होगा? अरे CH3 को यहां से हटा दो और CH3 की जगह क्या रख दो? CHO। अगर CHO रखा तो पहले CH3 था, अब क्या है? CHO। तो कार्बन नंबर में कोई चेंज नहीं हुआ। हाइड्रोजन देखते हैं, पहले बच्चे CH3 था, अब क्या रखा है? CHO। तो टोटल कार्बन कितने रिड्यूस हो गए? 2। तो बताओ हाइड्रोजन है, सॉरी, हाइड्रोजन के नंबर कितने हो गए? 2 कम हो गए। अगर अगर हाइड्रोजन के नंबर 2 कम हो गए तो 72 से कितने हो जाएंगे? 70। फिर बच्चों हमने CH3 को हटा के रखा CHO, मतलब एक ऑक्सीजन हमने और ऐड कर दिया। पहले ऑक्सीजन कितने थे? 5, अब कितने हो जाएंगे? 6। नाइट्रोजन में नो चेंज, मैग्नीशियम में नो चेंज। ठीक है जी। तो अगर आप क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला याद कर लेते हो तो क्लोरोफिल बी का फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। बस ये ध्यान में रखना है कि क्लोरोफिल ए के अंदर सेकंड पायरोल रिंग के थर्ड कार्बन पे होता है मिथाइल, तो क्लोरोफिल बी के अंदर होता है सेकंड पायरोल रिंग के थर्ड कार्बन पे एल्डिहाइड यानी CHO ग्रुप। अरे ठीक है। बात आती है कि क्लोरोफिल बी है, क्लोरोफिल बी किस में मिलेगा? क्लोरोफिल बी बच्चों हायर प्लांट्स के अंदर मिलता है। इसके अलावा क्लोरोफिल भी मिलता है यूग्लिनोइड्स के अंदर। किसके अंदर मिलता है? यूग्लिनोइड्स।
यूग्लिनोइड्स के अलावा और किस में मिलेगा? ग्रीन एल्गी। किसके अंदर मिलता है? ग्रीन एल्गी। बच्चों यूग्लिनोइड्स के अंदर क्लोरोफिल भी मिलता है, और मैं बोल रहा हूँ यूग्लिनोइड्स ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो क्या उनके अंदर क्लोरोफिल ए भी मिलेगा? अरे बोलो। तो यूग्लिनोइड्स के अंदर क्लोरोफिल मिलेंगे कौन कौन से? क्लोरोफिल ए एंड बी। अगर बात करें हम बच्चे ग्रीन एल्गी की, तो ग्रीन एल्गी के अंदर भी जो क्लोरोफिल मिलेंगे वो कौन कौन से मिलेंगे? क्लोरोफिल ए एंड बी। अरे ठीक है, आगे अगला पॉइंट आता है बच्चे क्लोरोफिल सी। क्लोरोफिल सी एंड क्लोरोफिल सी के अंदर फाइटोल टेल रहती है बच्चे एब्सेंट। फाइटोल टेल क्या होगी? एब्सेंट। और ये क्लोरोफिल सी हायर प्लांट्स के अंदर नहीं मिलते। क्लोरोफिल सी किस में मिलेंगे? क्लोरोफिल सी बच्चों कुछ यूनिसेलर यूकेरियोट उनके अंदर देखने को मिलते हैं जो फोटोसिंथेटिक है। एक का नाम है डाइनोफ्लेजिलेट्स, नाम सुना है क्या? डाइनोफ्लेजिलेट्स के अलावा बच्चे एक है डायटम्स। क्या है? डायटम्स। डायटम्स के अलावा जो ब्राउन एल्गी है, उन ब्राउन एल्गी के अंदर भी क्या मिलता है बच्चे? क्लोरोफिल सी। अब देखो, मैं बोल रहा हूं ये ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो बताओ डाइनोफ्लेजिलेट्स के अंदर कौन कौन से क्लोरोफिल मिलेंगे? क्लोरोफिल ए एंड सी। डायटम्स में क्लोरोफिल ए एंड सी, और ब्राउन एल्गी के अंदर क्लोरोफिल ए एंड सी। अरे ठीक है, आपको ये मैं याद यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जब आप आगे जाके प्लांट डाइवर्सिटी पढ़ोगे तो वहां पे याद करने पड़ेंगे। आप क्या सोच रहे हो डाइवर्सिटी में याद नहीं करने पड़ेंगे? करने पड़ेंगे। वहां पर तो ये जो पिगमेंट्स है उन पिगमेंट्स को अच्छे से लर्न करना पड़ता है, और वहां पर सिमिलरिटीज पूछी जाती है कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है जिनके पिगमेंट में सिमिलरिटीज है। तो हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि क्लोरोफिल ए सी, क्लोरोफिल ए सी, क्लोरोफिल ए सी। तो आप लोगों को ब्राउन एल्गी, डायटम्स एंड डाइनोफ्लेजिलेट से इनके पिगमेंट्स के अंदर क्या मिलेगी? सिमिलरिटी। अरे ठीक है, आगे अगला आता है बच्चे क्लोरोफिल डी। क्लोरोफिल डीएस, क्लोरोफिल डी के बारे में बात की जाए तो ये मिलता है बच्चे रेड एल्गी के अंदर। किसके अंदर मिलता है? रेड एल्गी। और रेड एल्गी भी करता है ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। तो बताओ रेड एल्गी के अंदर कौन से क्लोरोफिल पिगमेंट मिलेंगे? क्लोरोफिल ए एंड डी। कौन कौन सा मिलेगा? क्लोरोफिल ए एंड डी। अब सुनो, ग्रीन एल्गी के अंदर कौन सा? ए बी। ब्राउन एल्गी के अंदर ए सी। रेड एल्गी के अंदर ए डी। ए बी सी डी आता है ना? उस बात खत्म। आगे, और आगे आते हैं बच्चे कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स है, उन कैरोटीनॉइड्स के बारे में बात की जाए तो कैरोटीनॉइड्स है उनकी हम अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये होते हैं फेट सोल्यूबल। कैसे होते हैं बच्चे? फेट सोल्यूबल। मतलब ये भी किस में सोल्यूबल रहेंगे? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। कैरोटीनॉइड्स होते हैं टर्पीन्स। क्या होते हैं? टर्पीन्स। टर्पीन्स है तो ये हाइड्रोकार्बन रहेंगे। क्या रहेंगे? हाइड्रोकार्बन। और इनके अंदर कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड रहते हैं। क्या मिलते हैं? कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड। कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड मींस क्या है? डबल सिंगल, डबल सिंगल, सिंगल डबल, सिंगल डबल। अगर एक सिंगल उसके बाद में डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, ऐसे अगर बॉन्ड मिल रहे हो स्ट्रक्चर के अंदर तो उनको क्या बोला जाता है? कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड। अरे ठीक है, अब देखो, जब बच्चों इसकी स्ट्रक्चर के अंदर कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड मिलते हैं तो इसकी स्ट्रक्चर में कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड रखने में भी कोई कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस है, वो आपको आगे जाके समझ में आएगा। लेकिन सबसे पहले हमें कैरोटीनॉइड्स के टाइप को पढ़ना पड़ेगा। और कैरोटीनॉइड्स, उन कैरोटीनॉइड्स को टू टाइप में डिवाइड किया जाता है। एक है कैरोटीन और दूसरा है जेंथोफिल। जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ मिलेगा कैरोटीनॉइड्स एंड जेंथोफिल। बच्चों कैरोटीनॉइड्स एंड जेंथोफिल नहीं होगा। क्या होगा? कैरोटीन एंड जेंथोफिल। क्या रहेगा? कैरोटीन एंड जेंथोफिल्स। वहां पर तो क्या बोला? कैरोटीनॉइड्स एंड जेंथोफिल, मतलब कैरोटीनॉइड्स अलग है, जेंथोफिल क्या है? अलग। अलग नहीं है। जेंथोफिल किसका टाइप है? कैरोटीनॉइड्स का। तो करेक्ट बोलना है तो अपने को क्या बोलना पड़ेगा? कैरोटीन एंड जेंथोफिल। ठीक है जी, हटा दिया जाए इसको।
कैरोटीनॉइड्स है ये बच्चों टू टाइप के हैं, एक है कैरोटीन और दूसरा कौन सा है, ज़ैंथोफिल। कैरोटीन और कैरोटीन का अगर हम क्रोमेटोग्राम लगाते तो कैरोटीन का कलर अपने सामने निकल के आता है, वो आता है बच्चे येलो ऑरेंज। कैसा आएगा, येलो ऑरेंज, यानी ये येलो ऑरेंज कलर के होते हैं। और बच्चे क्लोरोफिल है, इनका कलर होता है वो रहता है येलो। कैसा होता है, येलो। कैरोटीन है, इन कैरोटीन की स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये कैरोटीन होते हैं बच्चे प्योरली हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन तो समझते हो क्या, अरे बोलो, ये क्या है बच्चे, प्योरली हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मीन्स होता है इनकी स्ट्रक्चर के अंदर कार्बन एंड हाइड्रोजन ही मिलेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। फॉर्मूला भी आप लोगों को गिवन मिलेगा, उसके अंदर लिखा हुआ मिलेगा C40H56, यही लिखा हुआ है। अब देखो इसकी स्ट्रक्चर में आप देख रहे हो तो क्या मिल रहा है, क्या बच्चे कार्बन मिल रहा है और कार्बन के अलावा क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन। अगर कार्बन और हाइड्रोजन ही मिल रहे हैं ओनली तो इनको क्या बोला जाएगा, प्योरली हाइड्रोकार्बन। ठीक है जी। अब जब हम बच्चे ज़ैंथोफिल की बात करें तो ज़ैंथोफिल कार्बन हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन भी रखता है, और वो बनते हैं बच्चे किससे, कैरोटीन से। अगर कैरोटीन की स्ट्रक्चर के अंदर हम ऑक्सीजन ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएंगे, ज़ैंथोफिल। तो क्या ऑक्सीजन कंटेनिंग डेरिवेटिव है कैरोटीन के ज़ैंथोफिल, अरे बोलो। तो ऑक्सीजन कंटेनिंग डेरिवेटिव ऑफ कैरोटीन कौन है, ज़ैंथोफिल। ऑक्सीजन कंटेनिंग डेरिवेटिव ऑफ कैरोटीन, ऑक्सीजन कंटेनिंग डेरिवेटिव है तो हम बोलेंगे C40H56O। O का मतलब क्या है, ऑक्सीजन। इसके अलावा क्या होगा, C40H56O2। ऐसे ही बच्चों बहुत सारे क्या बनेंगे, ज़ैंथोफिल। ये जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए, ये फॉर्मूले लर्न करने की जरूरत नहीं है, कोई नहीं पूछेगा। बस आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि जो कैरोटीन और कैरोटीन क्या होता है, प्योरली हाइड्रोकार्बन। और जो ज़ैंथोफिल होता है, ज़ैंथोफिल होता है कैरोटीन का ही ऑक्सीजन कंटेनिंग डेरिवेटिव। बच्चों कैरोटीन और इस कैरोटीन के हम टाइप देखें तो कैरोटीन के टाइप में रहता है अल्फा कैरोटीन, अल्फा कैरोटीन के अलावा बीटा कैरोटीन और कौन सा, गामा कैरोटीन। बच्चों आप लोगों को बीटा कैरोटीन के बारे में बता रखा है, बीटा कैरोटीन है वो मिलता है कैरेट में, और कैरेट के अंदर जो बीटा कैरोटीन होता है उसकी वजह से ही कैरेट का कलर कैसा रहता है, ऑरेंज। ठीक है। जब भी हम कैरेट खाते हैं तो कैरेट खाने पे बीटा कैरोटीन अपनी बॉडी में जाता है और लीवर में जाके उसका होता है मेटाबॉलिज्म, तो यही बीटा कैरोटीन कन्वर्ट हो जाता है विटामिन ए में। तो विटामिन ए का प्रीकर्सर क्या है, बीटा कैरोटीन। ठीक है जी। इसके अलावा बच्चे ज़ैंथोफिल और ज़ैंथोफिल के अगर टाइप देखें तो एक ज़ैंथोफिल है ल्यूटीन ज़ैंथीन। ल्यूटीन ज़ैंथीन है ये बच्चों आप लोगों को नजर आएगा ऑटम सीजन के अंदर। ऑटम सीजन है उसके अंदर जो लीफ होती है, लीफ का कलर कैसा हो जाता है, येलो। कैसा हो जाता है, येलो। तो ऑटम सीजन के अंदर लीफ का कलर येलो बनाने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, ज़ैंथोफिल। ज़ैंथोफिल के और भी बहुत सारे टाइप हैं। टाइप कौन कौन से, जैसे डाइडिनोजेंथिन, ये किसके अंदर मिलेगा बच्चे, डाइनोफ्लेजिलेट्स के अंदर। फ्यूकोजेंथिन, बहुत सारे टाइप मिलेंगे, यानी वेरियस टाइप के ज़ैंथोफिल होते हैं जो बच्चों डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलेंगे, जो क्या रहेंगे, फोटोसिंथेटिक। हेलो हेलो, आगे अगला पॉइंट आता है कि कैरोटीनॉइड्स और उन कैरोटीनॉइड्स का फंक्शन क्या होगा। फंक्शन ऑफ कैरोटीनॉइड्स, बच्चे फंक्शन इनके इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से सुने। जब फोटोसिंथेसिस होगा तो फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग क्या वाटर का ऑक्सीडेशन होगा, अरे बोलो, बता रखा है मैंने आपको। फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग वाटर का क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और जब वाटर का ऑक्सीडेशन होता है तो उससे हाइड्रोजन रिलीज होंगे और क्या रिलीज होगी, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन तो बच्चों एक्सेप्ट कर लेता है NADP। कौन एक्सेप्ट कर लेता है, NADP। और ऑक्सीजन और ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है।
अब जब ऑक्सीजन रिलीज होता है तो ऑक्सीजन एटॉमिक फॉर्म में रिलीज होता है। किस फॉर्म में? एटॉमिक फॉर्म। एटॉमिक फॉर्म में रिलीज होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में रिलीज नहीं होता। और एटॉमिक फॉर्म में जब रिलीज होता है तो ये बच्चे क्लोरोफिल के लिए रहता है हार्मफुल। जब भी एटॉमिक ऑक्सीजन अगर क्लोरोफिल के कांटेक्ट में आ जाएगा तो क्लोरोफिल का कर देगा वो ऑक्सीडेशन। क्या कर देता है? ऑक्सीडेशन। अगर क्लोरोफिल है, उस क्लोरोफिल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो क्या फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को हम रन कर पाएंगे कंटिन्यू? नहीं। बच्चों, जब भी ज्यादा लिबरेट होगा एटॉमिक ऑक्सीजन तो क्लोरोफिल पिगमेंट के लिए क्या रहेगी? बहुत ज्यादा हार्मफुल। हार्मफुल कैसे रहेगा? क्लोरोफिल पिगमेंट के साथ में अटैच होगा और उनका क्या करवा देगा? ऑक्सीडेशन। अगर क्लोरोफिल पिगमेंट ही ऑक्सीडाइज हो गए तो फिर क्या रिएक्शन, उस रिएक्शन को कंटिन्यूअस रन कर पाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या है? क्लोरोफिल। हेलो, अब देखो, अगर उनको बचाना है तो बचाने का काम कौन करता है? कैरोटीनॉइड्स। यानी फोटो ऑक्सीडेशन, फोटो ऑक्सीडेशन वर्ड दिया जाता है, इसको टर्म दी जाती। फोटो का मतलब है लाइट और ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीडेशन। अगर लाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल और क्लोरोफिल का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो बोला जाएगा बच्चे फोटो ऑक्सीडेशन। अब ये फोटो ऑक्सीडेशन होता किसकी वजह से है? एटॉमिक ऑक्सीजन अगर अटैच हो जाएगा क्लोरोफिल पिगमेंट के साथ में तब। अगर हम एटॉमिक ऑक्सीजन को देखेंगे तो क्लोरोफिल पिगमेंट के लिए क्या है बच्चे? हार्मफुल। तो इसको बोला जाता है लीथल नेसेंट ऑक्सीजन। क्या बोला जाता है? लीथल नेसेंट ऑक्सीजन। अब इस लीथल नेसेंट ऑक्सीजन है, इसको अगर मॉलिक्यूलर में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या हम क्लोरोफिल पिगमेंट को ऑक्सीडेशन होने से बचा लेंगे? और ये काम कौन करता है? कैरोटीनॉइड्स। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कैरोटीनॉइड्स, उन कैरोटीनॉइड्स के पास में कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड होते हैं। क्या होते हैं बच्चे? कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड। बताया था नहीं बताया था? अब ये कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है, इनका यहाँ पर यूज करते हैं। ये देखो, डबल सिंगल डबल सिंगल, तो इसके अंदर कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है। अब जब भी फोटोसिंथेसिस चल रहा है और बच्चों वाटर, उस वाटर का ब्रेकडाउन हो रहा है तो ये ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। ऑक्सीजन कौन सी? एटॉमिक या मॉलिक्यूलर? एटॉमिक। तो इस ऑक्सीजन को क्या नाम दिया जाता है? लीथल नेसेंट ऑक्सीजन। अब ये क्या करता है? जहां जहां पे डबल बॉन्ड है वहां पे बच्चों इस लीथल नेसेंट ऑक्सीजन को अटैच कर लेता है। जहां जहां पे इसकी स्ट्रक्चर के अंदर क्या है? डबल बॉन्ड, वहां वहां पे क्या अटैच कर लेगा बच्चे? लीथल नेसेंट ऑक्सीजन को। अब लीथल नेसेंट ऑक्सीजन अटैच हो गई तो अगली स्टेप में क्या करेगा? जो ये बच्चे एटॉमिक ऑक्सीजन थी इसको आपस में अटैच कर देगा। और जब एटॉमिक ऑक्सीजन को आपस में अटैच कर देगा तो कैरोटीनॉइड्स तो वापस अपनी स्ट्रक्चर में आ जाएंगे नॉर्मल। और जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन किसके अंदर कन्वर्ट हो गई? मॉलिक्यूलर में। अरे किसके अंदर? मॉलिक्यूलर में। तो एटॉमिक ऑक्सीजन को ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने का काम कौन करते हैं? कैरोटीनॉइड्स। अब बच्चों, अगर कैरोटीनॉइड्स इस एटॉमिक ऑक्सीजन को मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में कन्वर्ट नहीं करें तो क्या फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को हम रन कर पाएंगे कंटिन्यूअस? नहीं। तो क्या मेन यहाँ पे फंक्शन परफॉर्म कर रहा है कैरोटीनॉइड्स। इसलिए इस पिगमेंट को बोला गया है बच्चे सील्ड पिगमेंट। क्या बोला गया है? सील्ड पिगमेंट। तो बच्चे कैरोटीनॉइड्स को सील्ड पिगमेंट बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये फोटो ऑक्सीडेशन से प्रोटेक्ट करता है किसको? क्लोरोफिल को। ठीक है जी। इसके अलावा आप लोगों को अगला जो कैरोटीनॉइड्स का फंक्शन मिलेगा वो मिलेगा कि ये प्रीकर्सर होते हैं विटामिन ए के। बता दिए गए आपको 2 बार। उसके बाद में अगला बच्चों आप लोगों को फंक्शन मिलेगा, वो मिलेगा एंटेमोफिली। ये एंटेमोफिली क्या है? पढ़ रखा है आप लोगों ने। अभी अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ा आपने, उसके अंदर पढ़ा होगा। लेकिन मेरे ही टॉपिक के अंदर भी ये नेम आ रहा है तो मैं भी बताना बनता है, तो मैं भी बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से बच्चों। एंटेमोफिली क्या है? अगर इंसेक्ट्स उन इंसेक्ट्स की हेल्प से पोलिनेशन करवाते हैं तो क्या बोला जाता है? एंटेमोफिली। और इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने का काम कौन करते हैं? क्या फ्लावर के पेटल्स? अरे बोलो। और फ्लावर के पेटल्स को कलर मेनली कौन प्रोवाइड करता है? मेनली पूछ रहा हूं मैं, मेनली कौन कलर प्रोवाइड करता है? फेट सोल्यूबल पिगमेंट या वाटर सोल्यूबल पिगमेंट? वाटर सोल्यूबल पिगमेंट। क्या एंथोसायनिन, एंथोक्लोर? लेकिन आपको मैंने ये भी बता रखा है कि फेट सोल्यूबल पिगमेंट के अलावा भी अदर पिगमेंट भी मिलेंगे। और वो कौन से मिलेंगे? कैरोटीनॉइड्स।
वाटर सोल्यूबल पिगमेंट के अलावा भी अदर पिगमेंट भी मिलेंगे, वो कौन से मिलेंगे? कैरोटिनॉइड्स। कैरोटिनॉइड्स है वो कौन से प्लास्टिड के अंदर मिलते हैं? क्रोमोप्लास्ट। अरे कौन से में? क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट का फंक्शन क्या होता है? क्या कलर प्रोवाइड करना। क्यों होता है? क्योंकि कैरोटिनॉइड्स का फंक्शन क्या होता है? कलर प्रोवाइड करना। तो बच्चे जब भी ये पेटल्स के अंदर जाएंगे तो पेटल्स को डिफरेंट डिफरेंट कलर प्रोवाइड करेंगे। जब डिफरेंट कलर प्रोवाइड करेंगे क्रोमोप्लास्ट, तो पेटल्स, उन पेटल्स का कलर क्या रहेगा? अट्रैक्टिव। जब पेटल्स का कलर अट्रैक्टिव रहेगा तो इंसेक्ट्स उससे होंगे अट्रैक्ट, और जब अट्रैक्ट होंगे तो फ्लावर के ऊपर आके इंसेक्ट्स बैठेंगे। जब बैठेंगे तो उनकी बच्चे बॉडी के ऊपर चिपक जाएंगे पॉलन ग्रेन्स। ये पॉलन ग्रेन्स उनकी बॉडी पे चिपक जाएंगे और ये इंसेक्ट्स वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर जाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे? पॉलिनेशन। ठीक है जी। अगला बच्चों एक वर्ड और मिलेगा, जूकोरी। क्या मिलेगा? जूकोरी। जूकोरी क्या है? अगर एनिमल्स उन एनिमल्स की हेल्प से सीड डिस्पर्स करते हैं तो क्या बोला जाता है? जूकोरी। एनिमल्स और एनिमल्स कैसे सीड को डिस्पर्स करते हैं वो समझिए। बच्चों आप सभी जानते हो फ्रूट है, उस फ्रूट की जो कवरिंग होती है उसको हम क्या पेरिकार्प बोलते हैं। और पेरिकार्प को कलर प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं? क्रोमोप्लास्ट। यस और नो? और क्रोमोप्लास्ट के अंदर कौन सा पिगमेंट होता है? कैरोटिनॉइड्स। तो कैरोटिनॉइड्स बच्चों पेरिकार्प को कलर प्रोवाइड करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब आप सभी ने यह भी देख रखा है कि डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट का कलर डिफरेंट डिफरेंट होता है। सभी फ्रूट का कलर सेम नहीं होता। अगर फ्रूट का कलर डिफरेंट है तो बच्चे ये कलर भी क्या एनिमल्स को अट्रैक्ट करेगा? अरे बोलो। अगर फ्रूट का कलर एनिमल्स को अट्रैक्ट करेगा तो एनिमल्स बच्चों उस फ्रूट को जाके खाएंगे। और उस फ्रूट के अंदर क्या प्रेजेंट है? सीड। सीड बॉडी के अंदर जाएंगे और बॉडी में जाएंगे तो सीड, उन सीड का डाइजेशन नहीं होता मोस्टली। अगर नहीं होता है तो बॉडी से आएंगे बाहर, नॉर्मल प्रोसेस चलती है, उससे क्या आएंगे? बाहर। और जब बाहर आएंगे तो बच्चों वन प्लेस टू अनदर प्लेस क्या सीड डिस्पर्स हो जाएंगे। इसी को क्या बोला गया है? सीड डिस्पर्सन। और इसी को क्या बोला गया है? जूकोरी। ठीक है जी। आगे अगला पिगमेंट है जिसका नाम बच्चे फाइकोबिलिन्स। क्या नाम है? फाइकोबिलिन्स। नाम सुना है क्या? फाइकोबिलिन्स के बारे में बात की जाए तो फाइकोबिलिन्स के अंदर बच्चों हेड के अंदर मैग्नीशियम, जो क्लोरोफिल का हेड था उसके अंदर अगर मैग्नीशियम एब्सेंट कर दी जाए और टेल भी, फाइटोल टेल भी एब्सेंट कर दी जाए तो किसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी? फाइकोबिलिन्स की। फाइकोबिलिन्स है ये हॉट वाटर के अंदर रहते हैं सोल्यूबल। किसमें सोल्यूबल होंगे? हॉट वाटर में। बच्चों फाइकोबिलिन्स के भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप है। उन टाइप की बात की जाए तो एक है फाइकोसाइनिन। कौन सा है? फाइकोसाइनिन। ये फाइकोसाइनिन होता है ब्लू कलर का। सेकंड बच्चों आप लोगों के सामने आएगा, वो आएगा फाइकोएरिथ्रिन। कौन सा है? फाइकोएरिथ्रिन। और ये फाइकोएरिथ्रिन होता है बच्चे रेड कलर का। और एक है एलोफाइकोसाइनिन। कौन सा है बच्चे? एलोफाइकोसाइनिन। एलोफाइकोसाइनिन है, ये होता है लाइट ब्लू कलर का। कौन से का? लाइट ब्लू कलर का। आप लोगों ने क्या ब्लू ग्रीन एल्गी का नाम सुना है? ब्लू ग्रीन एल्गी इसको क्यों बोला गया? क्योंकि इसका कलर कैसा रहता है? ब्लू ग्रीन। क्या आप लोगों ने रेड एल्गी का नाम सुना है? रेड एल्गी क्यों बोला गया? क्योंकि इसका कलर कैसा होता है? रेड। ठीक है जी। अब सुनो आगे। ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर जो बच्चों फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के अंदर मिलता है वो मिलता है क्लोरोफिल ए, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। साथ में मिलते हैं फाइकोबिलिन्स। फाइकोबिलिन्स के अंदर मिलेगा फाइकोसाइनिन एंड फाइकोएरिथ्रिन। इसके अंदर फाइकोसाइनिन ज्यादा मिलता है और क्लोरोफिल ए ज्यादा मिलता है तो इसका कलर कैसा हो जाएगा? ब्लू ग्रीन। उसके बाद में रेड एल्गी। रेड एल्गी के अंदर भी मिलता है बच्चे फाइकोसाइनिन एंड फाइकोएरिथ्रिन। तो आप लोगों को जब आगे जाके पढ़ाया जाएगा ब्लू ग्रीन एल्गी और रेड एल्गी तो वहां पर आप लोगों को जो फाइको मिलेंगे उनके अंदर कौन कौन से मिलेंगे बताओ जरा। फाइकोसाइनिन एंड फाइकोएरिथ्रिन। फाइकोएरिथ्रिन किसके अंदर ज्यादा मिलेगा? रेड एल्गी में। और फाइकोसाइनिन कौन से में ज्यादा मिलेगा? ब्लू ग्रीन एल्गी में। ठीक है जी। अरे याद रहेगा बच्चे। और देखा जाए तो एक टर्म आती है इटियोलेशन। क्या आती है? इटियोलेशन। इटियोलेशन क्या होता है? अगर लाइट डेफिशिएंसी की वजह से लीफ का कलर येलो हो जाता है, ऊपर ध्यान दो, लाइट डेफिशिएंसी की वजह से, लाइट डेफिशिएंसी यानी लाइट नहीं आ रही है लीफ के ऊपर,
और उसकी वजह से अगर लीफ का कलर येलो हो जाएगा, आप जानते हो लाइट डेफिशिएंसी होगी तो क्लोरोफिल का सिंथेसिस नहीं होगा। अगर क्लोरोफिल का सिंथेसिस नहीं होगा तो लीफ कैसी बन जाएगी? येलो, क्योंकि उसके अंदर पिगमेंट अब बचे हैं कौन से? कैरोटिनॉइड्स। अरे कौन से बचे हैं? कैरोटिनॉइड्स। कैरोटिनॉइड्स बचे हैं तो या तो रहेगा येलो या फिर कैसे हो जाएगा? येलो ऑरेंज। अरे ठीक है। अब अगर बच्चे मिनरल डेफिशिएंसी की वजह से, ध्यान से सुनना पॉइंट, मिनरल डेफिशिएंसी की वजह से अगर लीफ का कलर येलो बन रहा है तो फिर उसको इटियोलेशन नहीं बोला जाता है, फिर उसको बोला जाता है क्लोरोसिस। क्या बोला जाता है? क्लोरोसिस। तो ध्यान रखना, दोनों ये जो मैं नेम ले रहा हूं ये दोनों आएंगे आपके कहीं ना कहीं। पहला तो क्या बोला है? इटियोलेशन। इटियोलेशन कब होगा? अगर लाइट एफिशिएंसी से लीफ का कलर येलो बन रहा है तो क्या बोलेंगे? इटियोलेशन। और मिनरल डेफिशिएंसी की वजह से अगर लीफ येलो हो रही है तो उसको क्या बोला जाता है? क्लोरोसिस। ठीक है। अरे बोलो, ये तो हमने बच्चे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पढ़े। अब कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जो नॉन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं, और नॉन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करने वाले ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल भी मैंने बताए। कौन कौन से? पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। यस और नो? अरे बोलो, ये जो आपको तीनों ग्रुप है, इन तीनों ग्रुप के अंदर नॉन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस नजर आएगा। यानी फोटोसिंथेसिस तो करते हैं लेकिन फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग ऑक्सीजन है वो लिबरेट नहीं करते। तो इनके अंदर पिगमेंट क्या यही मिलेंगे? नहीं। जो नॉन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करने वाले उनके अंदर पिगमेंट मिलते हैं डिफरेंट। डिफरेंट मिलते हैं तो कौन सा? बच्चों एक पिगमेंट मिलता है जिसका नाम है बैक्टीरियो क्लोरोफिल। क्या नाम है? बैक्टीरियो क्लोरोफिल। बैक्टीरियो क्लोरोफिल है ये बच्चे पर्पल एंड ग्रीन सल्फर दोनों बैक्टीरिया के अंदर मिलेगा। दूसरा है क्लोरोबियम क्लोरोफिल। ये क्लोरोबियम क्लोरोफिल आप लोगों को मिलेगा, वो मिलेगा बच्चे आप लोगों को ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के अंदर। किसके अंदर मिलेगा? ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में। ठीक है, याद रखो तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। इतना ध्यान में जरूर रखो कि जो हमने ये पिगमेंट पढ़े हैं ये पिगमेंट ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करने वालों के अंदर ही मिल रहे हैं। नॉन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करने वालों के अंदर पिगमेंट रहेंगे डिफरेंट। डिफरेंट के अंदर कौन से? दो पिगमेंट है, उनके नाम याद रख लो आप तो। एक तो है बैक्टीरियो क्लोरोफिल। कौन सा है? बैक्टीरियो क्लोरोफिल। और दूसरा है क्लोरोबियम क्लोरोफिल। कौन सा है बच्चे? क्लोरोबियम क्लोरोफिल। ठीक है जी, आगे उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है और वो एनसीईआरटी से ले रहे हैं। वो ले रहे हैं बच्चे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या ले रहे हैं? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता क्या है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता क्या है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बच्चे, हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो किसका पढ़ेंगे? जो हायर प्लांट्स के अंदर यूज में आने वाले फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है उनका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखेंगे। आप जानते हो अगर हम मिक्स लाइट डालते हैं तो मिक्स लाइट के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है? विबग्योर। यस और नो? यानी 7 कलर की लाइट है उसको मिक्स कर देंगे तो क्या बोला जाएगा? मिक्स लाइट। अब हम ये चेक करें कि कौन सा पिगमेंट कौन सी कलर की लाइट को मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर रहा है, वही उसका क्या रहेगा? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूं कि कौन सा पिगमेंट कौन सी वेवलेंथ की लाइट के अंदर मैक्सिमम पीक शो कर रहा है एब्जॉर्प्शन की। अगर हम एब्जॉर्प्शन देखना चाहें और ग्राफ से देखें तो जहां पर बच्चे जिस वेवलेंथ की लाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा वहां पे पीक क्या? हाई रहेगा। और जहां पे कम एब्जॉर्ब करेगा वहां पे पीक क्या रहेगा? लो रहेगा। ठीक है जी। अगर हमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखना है तो क्या देखना है? डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट अप्लाई करेंगे पिगमेंट्स के ऊपर और ये चेक करेंगे कि ये पिगमेंट्स कौन सी वेवलेंथ की लाइट को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वो उसका क्या रहेगा बच्चे? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। सेकंड पॉइंट आता है एक्शन स्पेक्ट्रम। क्या आता है बच्चे? एक्शन स्पेक्ट्रम। ये एक्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है उसके बारे में समझिए। एक्शन का मतलब एक्शन दिखाना। और फोटोसिंथेसिस में क्या एक्शन होगा? फोटोसिंथेसिस। कौन सी वेवलेंथ की लाइट के अंदर पिगमेंट मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहे हैं वो उसका क्या रहेगा बच्चे? एक्शन स्पेक्ट्रम।
ठीक है जी। इसको समझाने के लिए अलग अलग ग्राफ लिए गए। एनसीईआरटी ने अलग अलग ग्राफ बनाए। पुराने जमाने में बच्चों टेक्निक्स इतने एडवांस नहीं थी, तो ग्राफ बना के समझाया गया, वही ग्राफ आज तक चल रहे हैं। तो हम भी इन ग्राफ्स की हेल्प से समझेंगे कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होगा, एक्शन स्पेक्ट्रम क्या होगा। जब समझेंगे तो आप लोगों को एनसीईआरटी के अंदर 3 ग्राफ मिलेंगे। टोटल ग्राफ कितने मिलेंगे? 3। फर्स्ट ग्राफ जो मिलेगा वो मिलेगा बच्चे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का। सेकंड ग्राफ मिलेगा वो मिलेगा एक्शन स्पेक्ट्रम का। और थर्ड ग्राफ मिलेगा बच्चे एब्जॉर्प्शन एंड एक्शन स्पेक्ट्रम के बीच में कंपैरिजन का। दोनों के बीच में क्या किया गया है? कंपैरिजन। अब एक ग्राफ बना रहा हूं सबसे पहले। ये आपके सामने मैंने बच्चों 3 ग्राफ्स रखे हैं। ये 3 पिगमेंट के ग्राफ है। यानी आपको जो पीक नजर आएगी वो डिफरेंट डिफरेंट मार्कर से 3 पीक नजर आएगी डिफरेंट। वो जो 3 है वो क्या है? 3 पिगमेंट्स के बारे में बताया गया। अब इस ग्राफ में देखेंगे तो एक्स एक्सिस के ऊपर ली गई है बच्चे लाइट वेवलेंथ। और वो लाइट वेवलेंथ किसके अंदर ली गई है? नैनोमीटर में। वाई एक्सिस के ऊपर देखेंगे तो लाइट एब्जॉर्ब बाय पिगमेंट्स। लाइट को कितना एब्जॉर्ब कर रहे हैं पिगमेंट्स, वो अपने को पीक दिखेगा तो कहां दिखेगा? वाई एक्सिस पे। ठीक है जी। सबसे पहले हम बच्चे क्लोरोफिल एक के बारे में समझ रहे हैं। तो क्लोरोफिल एक को हमने डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट दी। जब बच्चे डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट दी तो क्लोरोफिल ए ने सबसे पहले पीक शो किया। वो पीक शो किया बच्चे 400 टू 500 नैनोमीटर के बिटवीन। ये जो आपको ब्लू कलर से नजर आ रहा है वो किसका ग्राफ है? क्लोरोफिल ए का। फिर एकदम से बच्चे इसने इस वेवलेंथ को 500 नैनोमीटर के बाद में 600 नैनोमीटर के बिटवीन जो वेवलेंथ है इसको एब्जॉर्ब ही करना क्या कर दिया? बंद, या फिर बोलूंगा नेग्लिजिबल एब्जॉर्ब कर रहा है। लेकिन जब बच्चे 600 नैनोमीटर से थोड़ा सा ज्यादा जाते हैं तो फिर से एकदम से लाइट को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करता है। और एक पीक और दिखाता है। वो कहां दिखाता है? 600 टू 700 नैनोमीटर के बिटवीन। तो हम बोल सकते हैं कि क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा लाइट जिसको एब्जॉर्ब करता है, जिस वेवलेंथ की लाइट को, वो है 400 टू 500 नैनोमीटर के बिटवीन। और दूसरे नंबर पे वो कौन सी है बच्चे? 600 टू 700 नैनोमीटर के बिटवीन। बच्चों 400 टू 500 नैनोमीटर के बिटवीन जिस वेवलेंथ की लाइट आती है वो कौन सी है? ब्लू लाइट। अरे कौन सी लाइट होगी? ब्लू लाइट। और जो 600 टू 700 नैनोमीटर के बिटवीन जो लाइट आती है वो कौन सी आती है बच्चे? रेड।
कौन सी आती है? रेड। तो ये क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल कौन कौन सी लाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है? ब्लू एंड रेड को। मैक्सिमम तो किसको एब्जॉर्ब कर रहा है? ब्लू लाइट को। और बच्चे सेकंड नंबर पे किसको एब्जॉर्ब कर रहा है? रेड लाइट को। ये पॉइंट क्लियर है? अरे बोलो। फिर हम जानने जा रहे हैं बच्चे क्लोरोफिल बी के बारे में। जो बच्चों आपके सामने रेड ग्राफ है वो किसका है? क्लोरोफिल बी का। क्लोरोफिल बी है। उस क्लोरोफिल बी का भी हम देखेंगे ग्राफ, तो दो जगह आपको पीक नजर आएंगे। एक तो बच्चे 400 टू 500 नैनोमीटर के बिटवीन, और दूसरा पीक नजर आएगा वो आएगा 600 टू 700 नैनोमीटर के बिटवीन। तो हम बोलेंगे कि क्लोरोफिल बी है और क्लोरोफिल बी भी ब्लू और रेड लाइट को क्या कर रहा है? ज्यादा एब्जॉर्ब। मैक्सिमम तो कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है? ब्लू को। और उसके बाद में कौन सी वो कर रहा है? रेड को। क्लियर है बच्चों? बात करते हैं हम अगले पिगमेंट की, और अगला पिगमेंट कौन सा है? कैरोटिनॉइड्स। कैरोटिनॉइड्स की बात की जाए तो कैरोटिनॉइड्स की कहानी स्टार्टिंग में स्टार्ट होती है और थोड़ा सा आगे बढ़ते क्या हो जाती है? खत्म। यानी 500 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट को ये एब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद में एब्जॉर्ब भी नहीं करता। तो कैरोटिनॉइड्स, फिर बच्चों क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, ये अपने सामने थ्री पिगमेंट है। इन थ्री पिगमेंट में से सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि मेन पिगमेंट किसको लिया जाए? क्या कैरोटिनॉइड्स को लिया जाए? नहीं। क्यों नहीं लिया जाए? उसके पीछे रीजन, क्योंकि बच्चों वो लोअर वेवलेंथ की लाइट को ही एब्जॉर्ब करता है, हायर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता। अगर आपने उसको मेन पिगमेंट ले लिया तो हायर वेवलेंथ की लाइट के अंदर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करेगा। अरे क्लियर? फिर अपने सामने कितने ऑप्शन बचते हैं? दो। एक तो कौन सा? क्लोरोफिल ए, और दूसरा कौन सा? क्लोरोफिल बी। बच्चों क्लोरोफिल ए और बी का हम देखेंगे तो ये दोनों मैक्सिमम जिस लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हो कौन सी है? ब्लू। और उसके बाद में कौन सी है? रेड। ये तो पॉइंट क्लियर है? अरे बोलो। अब बात आती है कि दोनों में से मेन किसको लिया जाए? जो बच्चों फोटोसिंथेसिस रेट को ज्यादा रन करे उसी को मेन लेंगे। अब फोटोसिंथेसिस रेट को ज्यादा कौन रन करेगा? जो, सुनो पूरी बात, जो बच्चों लाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, जिसमें लाइट एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी क्या होगी? ज्यादा, वो फोटोसिंथेसिस भी रन करेगा ज्यादा। अब देखो, लोअर वेवलेंथ, उस लोअर वेवलेंथ के ऊपर ज्यादा फोटोसिंथेसिस करने की कैपेसिटी किसमें? क्लोरोफिल बी में। एक के कंपैरिजन में किसमें है बच्चे? क्लोरोफिल बी में। देखो आप आपके सामने क्लोरोफिल ए का ग्राफ क्या है बच्चे? नीचे। लेकिन क्लोरोफिल बी का ग्राफ क्या ऊपर है? मतलब ये लोअर वेवलेंथ को क्या ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है? अरे बोलो, फिजिक्स कैसे समझते हो? आगे बात करें तो बच्चे हायर वेवलेंथ, जब हायर वेवलेंथ में जाते, तो हायर वेवलेंथ में जाते ही क्या क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी दोनों लाइट को एब्जॉर्ब करते? वो कौन सी? 600 टू 700 नैनोमीटर के बिटवीन। अब यहां पर देखेंगे तो ज्यादा एफिशिएंसी के साथ में वर्क कौन कर रहा है? क्लोरोफिल ए। अब मुझे बताओ दोनों में से किसको मेन लिया जाए? क्लोरोफिल ए को। क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल ए लोअर वेवलेंथ के ऊपर भी अच्छे से वर्क कर रहा है, और अगर हम हायर वेवलेंथ में देखेंगे तो क्लोरोफिल बी के कंपैरिजन में कौन अच्छे से वर्क कर रहा है? क्लोरोफिल ए। अगर बच्चों क्लोरोफिल ए ज्यादा अच्छे से वर्क कर रहा है हायर वेवलेंथ के अंदर, तो ये लोअर वेवलेंथ पे भी वर्क करेगा अच्छे से, और हायर वेवलेंथ पे भी ज्यादा वर्क करेगा। तो मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट किसको लिया जाए? क्लोरोफिल ए को। क्लियर अच्छे से? अगला पॉइंट, आगे हम जानने जा रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस की रेट कौन सी कलर की लाइट के अंदर हाई होगी? आप बोलोगे सर फोटोसिंथेसिस रेट है, उसको कैसे हम कैलकुलेट करेंगे कि कहां पे फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रहा है और कहां पे फोटोसिंथेसिस कम हो रहा है? इसको चेक करने के लिए बच्चे हम ऑक्सीजन, उस ऑक्सीजन की रिलीज होने की रेट को चेक करेंगे। अगर ऑक्सीजन ज्यादा रिलीज हो रहा है तो फोटोसिंथेसिस की रेट क्या होगी? हाई। और अगर ऑक्सीजन रिलीज बच्चों रेट लो है तो फिर फोटोसिंथेसिस की रेट भी क्या रहेगी? लो। समझ में तो आ रहा है? अब इसको कैसे कैलकुलेट करें? हम बच्चों ये एक प्लांट ले रहे हैं, ये प्लांट का जो पार्ट लिया है ये पूरा का पूरा क्या है? ग्रीन पार्ट। अगर ग्रीन पार्ट है तो फोटोसिंथेटिक या नॉन फोटोसिंथेटिक? फोटोसिंथेटिक। समझ तो पा रहे हो? अब इसके ऊपर हमने क्या डाली है बच्चे? विबग्योर, यानी डिफरेंट कलर की लाइट डाली है डिफरेंट पार्ट के ऊपर। क्या डाला है बच्चे? विबग्योर।
ये कौन सी लाइट है? वॉयलेट। ये कौन सी? इंडिगो। ये कौन सी? ब्लू। ये कौन सी? ग्रीन। ये कौन सी? ये कौन सी? और ये कौन सी? ठीक है जी। अरे ठीक है, क्या मिक्स डाल रहे हैं या मिक्स डाल रहे हैं या फिर डिफरेंट पार्ट के ऊपर डिफरेंट कलर की, डिफरेंट पार्ट पे डिफरेंट कलर की? ठीक है ना, मैंने बोल रखा है सुबह सुबह किराए पे मत रख के आया करो भेजे को। जब हमने बच्चे डिफरेंट पार्ट के ऊपर डिफरेंट कलर की लाइट अप्लाई की तो फिर अपने सामने रिजल्ट भी डिफरेंट आएंगे। जहां पे ऑक्सीजन लिबरेशन रेट हाई होगी हम बोलेंगे उस कलर की लाइट के अंदर फोटोसिंथेसिस की रेट भी क्या है? हाई। और जहां पर बच्चों जिस कलर की लाइट के अंदर ऑक्सीजन लिबरेशन रेट लो होगी हम बोलेंगे उस कलर की लाइट के अंदर फोटोसिंथेसिस की रेट क्या हो रही है? लो। अरे ठीक है, मैंने जब ऑब्जर्व किया तो बच्चे ये जो ग्रीन कलर की लाइट थी इसके अंदर ऑक्सीजन सबसे कम रिलीज हो रहा था। ग्रीन कलर की लाइट के अंदर सबसे कम ऑक्सीजन रिलीज हो रहा था। उसके बाद में जब देखा तो ब्लू कलर की लाइट के अंदर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज हो रहा था। और ब्लू के बाद में बच्चे ऑक्सीजन रिलीज हो रहा था वो किस में हो रहा था? रेड में। किसके अंदर हो रहा था? रेड में। यानी हम चेक कर रहे हैं तो दो कलर की लाइट के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा रिलीज हो रहा है। कौन कौन सी? ब्लू और रेड। और सबसे कम रिलीज हो रहा है कौन सी? ग्रीन में। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ग्रीन कलर की लाइट के अंदर फोटोसिंथेसिस कम होगा? क्या ये मैं बोल सकता हूं कि ब्लू कलर की लाइट के अंदर फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा? कैसे पता लगा? क्या ऑक्सीजन रिलीज होने की रेट से? अरे बोलो। ऐसे ही हम पता लगाएंगे किसका बच्चे? एक्शन स्पेक्ट्रम का। किसका लगाएंगे? एक्शन स्पेक्ट्रम का। इसको हटा दूं। तो एक्शन स्पेक्ट्रम को भी समझने के लिए क्या बना रहे हैं? ग्राफ। ग्राफ बना रहे हैं तो वही आपको एक्स एक्सिस के ऊपर तो क्या मिलेगी? वेवलेंथ। लाइट वेवलेंथ मिलेगी 400, 500, 600, 700। और बच्चे वाई एक्सिस के ऊपर मिलेगा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्या ऑक्सीजन रिलीज से? अरे किसे? ऑक्सीजन रिलीज से। जब फोटोसिंथेसिस की रेट चेक करने गए तो फोटोसिंथेसिस यहां पर भी देखा तो चल रहा था अच्छे से। और यहां पर भी ग्राफ है थोड़ा सा शार्प है। ये फोटोसिंथेसिस की रेट का आपके सामने ग्राफ रखा है। जब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस देखते हैं तो वही बच्चों 400 टू 500 नैनोमीटर के बिटवीन क्या रहा है? पीक हाई। और उसके बाद में पीक आ रहा है वो कहां रहा है? 600 टू 700 नैनोमीटर के बिटवीन। तो फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा कौन सी कलर की लाइट में हो रहा है? ब्लू में। और उसके बाद में कौन सी में हो रहा है? रेड में। यस और नो? तो बच्चे कौन सी कलर की लाइट के अंदर फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होगा? ब्लू में। और सेकंड नंबर कौन सी? रेड। ठीक है जी। अगर मैक्सिमम ब्लू में हो रहा है और उसके बाद में रेड में हो रहा है तो एक्शन स्पेक्ट्रम है वो क्या बोला जाएगा? ब्लू रेड। क्या बोला जाएगा? ब्लू रेड। तो बच्चे फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग पिगमेंट्स का जो एक्शन स्पेक्ट्रम होगा वो क्या होगा? ब्लू रेड। अब आगे सुनिए। जब हम बात करें बच्चे 500 नैनोमीटर की तो 500 नैनोमीटर वेवलेंथ के ऊपर भी क्या फोटोसिंथेसिस चल रहा है? अरे बोलो। लेकिन इधर देखे तो क्लोरोफिल ए पिगमेंट है वो 500 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट को नेग्लिजिबल एब्जॉर्ब कर रहा है। कैसी एब्जॉर्ब कर रहा है? नेग्लिजिबल। फिर भी क्या फोटोसिंथेसिस चल रहा है? दिमाग में रखना, फिर भी क्या चल रहा है? फोटोसिंथेसिस। यहां तक क्लियर है? अब कुछ पॉइंट आपसे डिस्कस कर रहा हूं। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन पूछूं आपके आंसर आने चाहिए। फर्स्ट, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल कौन सी लाइट को, कौन सी कलर की लाइट को मैक्सिमम एब्जॉर्ब करता है? ब्लू। क्लोरोफिल बी कौन सी कलर की लाइट को मैक्सिमम एब्जॉर्ब करता है? ब्लू। क्लोरोफिल ए, उस क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होगा? सबसे ज्यादा कौन सी कलर की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है? ब्लू। और उसके बाद में कौन सी? रेड। तो बच्चे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या हो गया? ब्लू रेड। ठीक है जी। अगला, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल बी का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होगा? ब्लू रेड। उसका भी क्या रहेगा? ब्लू रेड।
अगला पॉइंट, कौन सा पिगमेंट है जो ब्लू कलर की लाइट को मैक्सिमम एब्जॉर्ब करता है? क्लोरोफिल ए या क्लोरोफिल बी? क्लोरोफिल बी। देखो, ब्लू कलर की लाइट को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब कौन कर रहा है? क्लोरोफिल बी। कौन सा पिगमेंट है जो रेड कलर की लाइट को मैक्सिमम एब्जॉर्ब करता है? क्लोरोफिल ए। अरे ठीक है। अगला पॉइंट, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस की रेट, या फिर बोलूं मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कौन सी कलर की लाइट के अंदर रन होता है? ब्लू। अरे कौन सी में? ब्लू में। और उसके बाद में कौन सी में? रेड में। तो बताइए एक्शन स्पेक्ट्रम क्या होगा? ब्लू रेड। समझ में तो आ रहा है अच्छे से? अगला पॉइंट सुनो, आपसे पूछा जाए फोटोसिंथेसिस की एफिशिएंसी, ध्यान से सुनना आपकी बार, फिजिक्स से रिलेटेड हो सकता है। फोटोसिंथेसिस की एफिशिएंसी कौन सी कलर की लाइट के अंदर मैक्सिमम होती है? एफिशिएंसी पूछी है मैंने, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम नहीं पूछा, एफिशिएंसी। हाँ बताओ, ये फिजिक्स पढ़ते हो, वाह क्या बात। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? हाँ? आउटपुट, है ना? मेक अच्छा आउटपुट कहां पे? अच्छा आउटपुट कहां पे? जहां पे शार्प आप लोगों को पीक दिखे, वहां पे क्या रहेगा? अच्छा आउटपुट। जहां पे पीक शार्प नहीं है, वहां पे आउटपुट तो है, लेकिन उतना अच्छा आउटपुट नहीं है। आउटपुट तो है, मैं भी बोल रहा हूं। अब देखो दोनों में कंपैरिजन करो, शार्प पीक कौन से में? रेड में। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी जिस कलर की लाइट में होती है फोटोसिंथेसिस रन करने की, वो कौन सी होती है? रेड। लेकिन मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कौन सी कलर की लाइट में रन होता है? ब्लू। अब देखो यहाँ पे मैक्सिमम हो रहा है, अगर आप चेक करोगे तो इससे ज्यादा ही हो रहा है यहाँ पे फोटोसिंथेसिस, लेकिन एफिशिएंसी कौन सी में है? रेड में। अरे याद रहेगा? अरे बोलो। अब बच्चों इधर ही ध्यान रखें सारे, ये तो आपके सामने एक्शन स्पेक्ट्रम का ग्राफ है, और ये डिफरेंट पिगमेंट के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का ग्राफ है। हमने बोला मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या है? क्लोरोफिल ए। मैंने क्लोरोफिल ए का ग्राफ यहां से उठाया, और उस क्लोरोफिल ए के ग्राफ को बच्चे इस एक्शन स्पेक्ट्रम के ग्राफ के साथ में रख दिया। क्या 1 to 1 ओवरलैप होगा? नहीं। अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? रीजन सुनिए, पूरी बात सुनो बच्चे। रीजन ये है कि क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल अकेला फोटोसिंथेसिस रन नहीं करता, उसके साथ में अदर पिगमेंट भी फोटोसिंथेसिस रन करने में करते हैं हेल्प। जो हेल्प करते हैं उनको बोला जाता है असेसरी पिगमेंट। क्या बोला जाता है? असेसरी पिगमेंट। अब असेसरी पिगमेंट्स है, वो असेसरी पिगमेंट्स भी फोटोसिंथेसिस को रन करवाते, तो कैसे? जिस वेवलेंथ की लाइट को मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, उस वेवलेंथ की लाइट को असेसरी पिगमेंट एब्जॉर्ब करते हैं, और वो ट्रांसफर करते हैं कहां तक बच्चों? मेन पिगमेंट तक। तो फोटोसिंथेसिस क्या? जिस वेवलेंथ की लाइट को मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, उस वेवलेंथ की लाइट के अंदर भी क्या फोटोसिंथेसिस रन होगा? उसका बेस्ट एग्जांपल इधर देखो। जब हम 500 नैनोमीटर पे देखते हैं, तो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल लाइट को नेग्लिजिबल एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन यहां पर 500 नैनोमीटर पे भी फोटोसिंथेसिस की रेट खासियत बनी है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि 500 नैनोमीटर के आसपास की लाइट को कौन एब्जॉर्ब करें? कैरोटिनॉइड्स। और वो कैरोटिनॉइड एब्जॉर्ब करके किसको ट्रांसफर करते हैं बच्चे? क्लोरोफिल ए को। हेलो। तो हम ये बोल सकते हैं कि एक्शन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम दोनों के ग्राफ 1 to 1 ओवरलैप नहीं होंगे। नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे? उसका पीछे रीजन ये है कि ओनली क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल ही फोटोसिंथेसिस को रन नहीं करता, इसके साथ में हेल्पिंग पिगमेंट भी प्रेजेंट रहते हैं, एसेसरी पिगमेंट्स भी। वो एसेसरी पिगमेंट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को रन करने में क्या करते हैं? हेल्प। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा एनसीईआरटी के अंदर, और वो बोला जाएगा कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कौन सी कलर की लाइट के अंदर होता है, और उस लाइट की वेवलेंथ क्या है? ब्लू। और ब्लू लाइट की वेवलेंथ क्या रहेगी? 450 नैनोमीटर। अरे कितनी होती है? 450 नैनोमीटर। अरे ठीक है। हेलो, क्लियर है? अब देखो,
हमने बोला कि फोटोसिंथेसिस और फोटोसिंथेसिस रन होता है, तो फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम कौन सी वेवलेंथ के अंदर ज्यादा होता है? क्या 400 टू 700? अरे बच्चों कहां से कहां तक होगा? 400 टू 700 नैनोमीटर तक। तो जो एक रेंज है फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होने के लिए वेवलेंथ, वो कितनी रहेगी बच्चे? 400 टू 700। इसको बच्चों बोला जाता है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। क्या बोला जाता है? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, और शॉर्ट में बोला जाता है PAR। क्या बोला जाता है? PAR। तो PRS PR की रेंज क्या रहेगी? 400 टू 700 नैनोमीटर। अब ये जो एक्शन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, इसके बारे में रफ आइडिया किसने दिया? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में रफ आइडिया देने वाले साइंटिस्ट है, उन साइंटिस्ट का नाम है TW एंजलमैन। नाम सुना है? TW एंजलमैन है। इन्होंने बच्चे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के लिए आइडिया दिया। तो आइडिया कैसे दिया? एक्सपेरिमेंट से इन्होंने प्रूव किया, और जब एक्सपेरिमेंट किया तो इन्होंने बच्चे एक एल्गी का यूज किया, और इस एल्गी का नाम है क्लेडोफोरा। क्या बच्चे? क्लेडोफोरा। क्लोरेला नहीं है, एल्गी का नाम क्या है? क्लेडोफोरा। तो हम यहां पर क्या ले रहे हैं बच्चे? एक एल्गी, और इस एल्गी का नाम बताना क्या है? अरे बोलो। तो ये एल्गी कौन सा है? क्लेडोफोरा। इसके साथ में ही बच्चों इन्होंने एक सस्पेंशन बनाया। ये जो यहाँ पर सस्पेंशन इन्होंने बनाया है, ये सस्पेंशन है एरोबिक बैक्टीरिया का। यानी एरोबिक बैक्टीरिया, इस एरोबिक बैक्टीरिया का क्या बनाया बच्चे? सस्पेंशन। अब देखो, एरोबिक बैक्टीरिया है, तो एरोबिक बैक्टीरिया जब भी रेस्पिरेशन करेंगे तो रेस्पिरेशन के अंदर कौन सी गैस को यूज मिलेंगी? ऑक्सीजन। हेलो। फिर इन्होंने क्या किया बच्चे? इन्होंने व्हाइट लाइट अप्लाई, और व्हाइट लाइट, उस व्हाइट लाइट को प्रिज्म से क्रॉस करवाई। जब भी व्हाइट लाइट प्रिज्म पे डालेंगे तो क्या वो विबग्योर में कन्वर्ट हो जाएगी? तो बच्चे 7 डिफरेंट कलर यहां पर ये क्लेडोफोरा के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में गए, और जब डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में गए तो फिर उन्होंने थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। फिर थोड़ी देर बाद में देखा तो रिजल्ट अच्छे थे। रिजल्ट जब देखे तो बच्चों इनको एरोबिक बैक्टीरिया के 2 रीजन नजर आए। कितने रीजन नजर आए? 2। एक रीजन तो था 400 टू 500 नैनोमीटर के बिटवीन, और दूसरा रीजन था, वो था बच्चे 600 टू 700 नैनोमीटर के बिटवीन। यानी एरोबिक बैक्टीरिया 2 रीजन पे एक्यूमुलेट हो रहे थे। कितने रीजन पे एक्यूमुलेट हो रहे थे? 2 रीजन पे। ये एरोबिक बैक्टीरिया यहाँ 2 रीजन पे क्यों एक्यूमुलेट हो रहे थे? आप सब जानते हो कि एरोबिक बैक्टीरिया को रेस्पिरेशन करने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। जहां पे ज्यादा ऑक्सीजन होगा वहां पे एरोबिक बैक्टीरिया ज्यादा होंगे, और जहां पे कम ऑक्सीजन होगी वहां पर बच्चों एरोबिक बैक्टीरिया के नंबर भी क्या रहेंगे? कम। अब जहां पर ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, क्या वहां पर ऑक्सीजन ज्यादा लिबरेट होगी? और जिस रीजन के अंदर फोटोसिंथेसिस की रेट लो होगी वहां पे ऑक्सीजन लिबरेशन रेट क्या रहेगी बच्चे? लो। यस और नो? अब बच्चों एक रीजन तो बन रहा है 400 टू 500 नैनोमीटर के बिटवीन, और दूसरा रीजन बन रहा है 600 टू 700 नैनोमीटर के बिटवीन। तो कौन सी कलर की लाइट को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं पिगमेंट्स? ब्लू। और ब्लू के बाद में कौन सी? रेड। तो बताओ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में रफ आइडिया किसने दिया है? TW एंजलमैन। और उन्होंने बताया कि अगर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखेंगे तो क्या रहेगा? ब्लू रेड। बच्चों ब्लू रेड अगर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है तो एक्शन स्पेक्ट्रम भी क्या रहेगा? ब्लू रेड। अरे ठीक है, ये किसने बताया था? देखो, आप बोलोगे क्या यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है? यस। क्वेश्चन में क्या बोला जाता है? TW एंजलमैन ने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में रफ आइडिया देने के लिए कौन से एल्गी का यूज किया? क्लेडोफोरा। TW एंजलमैन ने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर कौन से बैक्टीरिया का यूज किया? एरोबिक एरोबिक एरोबिक। ठीक है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है TW एंजलमैन ने फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या पार्टिसिपेट किया? क्या बताया उन्होंने? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का रफ आइडिया दिया। क्या दिया है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का रफ आइडिया। अरे ठीक है, क्या यहां तक समझ में आया? अरे बोलो आगे।
अगला पॉइंट आता है मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म। बच्चों अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो फोटोसिंथेसिस और फोटोसिंथेसिस 2 स्टेप के अंदर कंप्लीट होता है। कितने स्टेप में कंप्लीट होता है? 2 स्टेप में। फर्स्ट स्टेप है, उस फर्स्ट स्टेप का नाम है लाइट रिएक्शन। क्या नाम है? लाइट रिएक्शन। सुनो चुपचाप। क्या क्या हो गया? जो लेने वाले तो हम ही है ना, तो फिर प्रॉब्लम क्या है आपकी? आपको पढ़ाने के लिए तैयार है लेकिन आप पढ़ने के लिए तैयार नहीं हो। देखो आपकी क्या हालत है। पढ़ो चुपचाप। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बच्चों 2 स्टेप के अंदर कंप्लीट होती है। सबसे पहले क्या रन करवाई जाएगी? लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन, उस लाइट रिएक्शन के अंदर लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा। और जो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो बनते हैं एटीपी एंड एनएडीपीएस2। जो एटीपी और एनएडीपीएस2 बने, उन एटीपी और एनएडीपीएस2 को ले जाया जाता है बच्चे डार्क रिएक्शन में। और डार्क रिएक्शन में इनका यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड का किया जाता है रिडक्शन, और रिड्यूस करके बच्चों बना दिया जाता है ग्लूकोज। यानी फाइनली ग्लूकोज सिंथेसाइज होता है तो किससे होता है? डार्क रिएक्शन से। लेकिन बच्चों जब लाइट रिएक्शन चलेगी तभी डार्क रिएक्शन चलेगी। अगर लाइट रिएक्शन रन नहीं हो रही है तो फिर डार्क रिएक्शन भी नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है। अरे ठीक है। अब स्टेप्स के बारे में बात करें तो फर्स्ट स्टेप हमने बोला है लाइट रिएक्शन। और लाइट रिएक्शन है, उस लाइट रिएक्शन में हमें सबसे पहले स्टडी करनी है लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन के बहुत सारे पॉइंट आते हैं। पहला पॉइंट आता है लाइट एब्जॉर्प्शन। उसके बाद में आप लोगों को एक पॉइंट मिलेगा फोटो सिस्टम। फिर उसके बाद में एक पॉइंट आप लोगों को मिलेगा वाटर स्प्लिटिंग। फिर आपको एक पॉइंट यहां पे मिलेगा केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। फिर एक पॉइंट मिलेगा इंटरमीडिएट फॉर्म एटीपी एंड एनएडीपीएस2। ये जितने भी पॉइंट है, इन पॉइंट को बच्चे एक एक करके नहीं पढ़ेंगे, अपन एक साथ में पढ़ेंगे। यानी जब हम लाइट रिएक्शन पढ़ेंगे तो बहुत सारे पॉइंट्स को एक साथ में कवर करेंगे। कुछ पॉइंट है उनको पहले कवर करेंगे और फिर एक साथ में कुछ पॉइंट्स को कवर करेंगे। पहले कवर करेंगे वो पॉइंट कौन सा है? फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम क्या होता है वो समझते हैं, और वो समझेंगे इवनिंग में। हाँ जी। और ये भी आपको मैं बता दूं, इवनिंग में सोते हुए मत रह जाना। इवनिंग में सोते हुए मत रह जाना, नहीं तो फिर आगे वाली क्लासों में सोते हुए रहना। क्योंकि इवनिंग में लाइट रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। और अगर आपको लाइट रिएक्शन ही नहीं समझ में आई तो फिर डार्क रिएक्शन तो समझने के कोई चांस नहीं है। कई कई दूर तक, कोसों कोसों समझने के कोई चांस नहीं रहेंगे। तो जो इस क्लास में आए हैं वो इवनिंग में भी आए। ठीक है ना? मेरा तो कहना यही है, बाकी आप समझदार हो ही। ठीक है। ऑनलाइन वाले पेपर कैसा हुआ आप लोगों का? अच्छा हुआ है? ओके, वेरी गुड। ठीक है, मिलते हैं बच्चों शाम को। थैंक यू।